स्टूडेंट्स, हम 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। 2023 का ये पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। इस तरह का ये पेपर रहा था, जिसमें सेक्शन ए, बी, सी और डी में क्वेश्चंस डिवाइड किए गए थे। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। पहले एमसीक्यू सेक्शन आएगा। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम and d is the diameter of the molecules, the mean free path lambda of molecule is। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको अच्छी तरह से याद होगा। इसका फॉर्मूला क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछा गया है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश। तो ये किसके कंजर्वेशन से रिलेटेड करता है? तो आंसर हो जाएगा ये रिलेट करता है एनर्जी के कंजर्वेशन से। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। यहां पर दिया गया है y इक्वल्स टू a प्लस बी इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर डैश गेट। कौन से गेट के लिए जो है बुलियन एक्सप्रेशन है? आउटपुट जो आता है a प्लस बी, तो ये आउटपुट आता है नोर गेट के लिए। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है लाइट की जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर चेंज नहीं होती है? तो वो हो जाएगा हमारा आंसर फ्रीक्वेंसी। डी इज द राइट आंसर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा गया है? इफ ए सर्कुलर कोयल ऑफ 100 tons with cross sectional area of 1 meter square is kept with it its plane perpendicular। ध्यान रखिएगा कि प्लेन कैसा है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल विल बी। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? तो हमें सबसे पहले तो हमारे को जो जो गिवन है प्रॉपर्टीज हमारे को वो लिख लेनी है। यहाँ पे हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला, तो हमारे पास डायरेक्ट हमारे को पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो फॉर्मूला होता है वो हमारा फाई इक्वल्स टू क्या हो जाता है? एन बी ए होता है। एन इंटू बी इंटू ए, मैग्नेट आपका एरिया, और जो है यहाँ पर क्या हो जाता है? ये बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये नंबर ऑफ टर्न्स दिखा देगा। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए गए हैं? एन जो है ये 100 दिया गया है, और उसके अलावा जो है आपको एरिया दिया गया है। वो कितना दिया गया है? तो एरिया आपको 1 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 1 एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर है। और जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखी है 1 टेस्ला को दे रखा है। परपेंडिकुलर फील्ड में है तो इसमें थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, थीटा जो है इसमें कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब हमें इसको फॉर्मूले को रख देना है। तो फॉर्मूला जो है हमारा, क्योंकि इसमें बोला है परपेंडिकुलर है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है एन बी ए कोस थीटा। अब कोस थीटा, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1। ठीक है, तो हम सभी की वैल्यूज़ को रख दे। तो यहाँ पे हमारे को n तो 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। p हमारे को जो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, तो 1 × में हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ एरिया जो दे रखा है ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें एरिया 1 मीटर स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू जब हम 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर जो है इसकी भी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 100। तो 100 WB जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया इफ थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मेड बाय ए लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स द सरफेस ऑफ द कंटेनर देन। तो उस समय क्या होगा? तो यहाँ पर जो थीटा रिप्रेजेंट करता है उस जब वो कंप्लीट कर देगा, वेट कर देगा सरफेस को, तो इसका मतलब जो है वहाँ पर वैल्यू होगी थीटा की 0, यानी कि 0। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया है द LED एमिट्स विजिबल लाइट्स व्हेन इट्स क्या होते हैं? इट्स होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो जाते हैं तब। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सॉफ्ट आयरन इज यूज टू मेक द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर बिकॉज ऑफ इट्स। तो बिकॉज ऑफ इट्स क्या? तो बिकॉज ऑफ इट्स हाई को रिएक्टिविटी एंड हाई रेंटिविटी।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पर आपका हाई होगा को इरेसिटिविटी और लो रेंटेटिविटी। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है हाई, दोनों हाई नहीं होंगे, एक हाई होगा आपका और एक लो हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ बोला गया है इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 2 इलेक्ट्रोवोल्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। अगर काइनेटिक एनर्जी एमिट हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 2 ही होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट। इसके बाद देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, जो 10th एमसीक्यू है, इसकी बात करते हैं। द रेडियस ऑफ 8th ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम विल बी मोर देन दैट ऑफ 4th ऑर्बिट बाई ए फैक्टर ऑफ। तो फैक्टर निकालने के लिए हमारे को याद होगा ऑर्बिट का फैक्टर जो हमें निकालना है। सबसे पहले तो हम देखें, अगर R4 की बात करें तो R4 का हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.529 तो हमारे पास इसका स्टैंडर्ड है फॉर्मूले में, और 10⁻⁻8 ले लेंगे, और इनटू में आपका एक है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 4th ऑर्बिट की बात हो रही है। इसी तरह से 8th ऑर्बिट की बात होगी तो 8th का भी निकाल लेंगे, 0.529 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका रेशो निकाल लें तो हम कहेंगे कि R8/R4 का रेशो क्या आ जाएगा? तो हम इसको करते हैं तो देखो ये तो आपके कट जाएंगे, ठीक है, ये -8 भी कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपका 4 4 जा 16 हो गया, और R4 नीचे आ जाएगा तो 16 तो नीचे आ गया, और 8 8 जा क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे 64 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? इसको काट दीजिए, 16 चौक 64, 16 4 जा 64, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो इसका मतलब जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है इस क्वेश्चन के आंसर का। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अब रिटन क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो रिटन क्वेश्चंस की बात करेंगे अब हम। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 8 मार्क्स कैरी करता है यहाँ पे ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर? एक आइडियल वोल्ट मीटर है, उसका आपको बताना है कि रेजिस्टेंस का जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब आइडियल है तो ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट जो है इसका आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पे हम कह देंगे इनफाइनाइट, ठीक है, या आप इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन ए क्लोज सर्किट इन ए मैग्नेटिक फील्ड? जब क्लोज्ड सर्किट है मैग्नेटिक फील्ड का तो वैल्यू ऑफ फोर्स जो है वो हो जाएगी 0, ठीक है, यानी कि हम कहेंगे 0। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल? ओवर ए कंप्लीट साइकिल जब हो जाएगी तो ये पहले पॉजिटिव जाएगा फिर नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे ही कंप्लीट साइकिल करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब जो है इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा पेपर आया था, इजी पेपर था, बहुत बढ़िया पेपर आया ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला याद होगा, और याद है तो आप कर सकते हैं। 1.228 जो है कांस्टेंट ले लेंगे, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1.228 अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन अंडर रूट में वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 1.228 और अंडर रूट में जो है हमारे पास दिया गया है 100, तो हमने ले लिया 100। आउट ऑफ 100 को जब हम अंडर रूट से बाहर करेंगे कवर आउट, तो ये हो जाएगा 1.228 अपॉन 100, 100 नहीं 10, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा तो 10 आ जाएगा। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो फर्दर जो है ये पॉइंट आगे हो जाएगा, तो यहाँ पे आज आंसर आ जाएगा 0.1228 नैनोमीटर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ फ्रिक्शन इज मेड 0 फॉर ए रोड, कैन ए व्हीकल मूव सेफली
ऑन दिस रोड। ऑब्वियस सी बात है, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, आप अच्छा आसानी से बता सकते हैं। अगर फ्रिक्शन जो है मेड ज़ीरो कर दिया जाए ऑन रोड पे, तो जो वहाँ पर जो भी मूवमेंट है व्हीकल का वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है हमें चाहिए, मूव होने के लिए भी चाहिए, मूविंग के लिए भी हमारे को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा स्टॉप करना है तो भी हमारे को फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर टर्न करना है तो भी हमारे को फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सभी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन ऑन ए रोड इज़ मेड टू इक्वल टू ज़ीरो, देन द व्हीकल कैन नॉट मूव, कैन नॉट स्टॉप, कैन नॉट टर्न। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फॉर्मूला गिविंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस के, E इक्वल्स टू माइनस के। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जो K है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो जाता है, सिंपल सा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आफ्टर 1 सेकेंड if its displacement is given by x equals to 5 sin pi t by 3 मीटर। तो यहाँ पर हमारे को कैसे निकालना है, हमारे को जो दिया गया है, क्या दिया गया है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पर हमारे को जो x का दे रखा है वो दे रखा है 5 sin पाई टी बाई 3 मीटर, और टाइम हमारे को दे रखा है 1 सेकेंड। t इक्वल्स टू गिवन है हमारे को, t की वैल्यू हमारे को 1 सेकेंड गिवन है। अगर t हमारे को 1 सेकेंड गिवन है तो हम इस t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो x वाली वैल्यू है उसको dx में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि v हमारा जो होता है वो क्या होता है, dx ओवर dt, ठीक है। अब यहाँ पर जो है d ओवर dt, और x तो हमारे पास है ही, तो x की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो x हमारे को दिया हुआ है 5 साइन पाई t ओवर 3 मीटर में, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो t की जगह हमें 1 रख लेना है, या फिर हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम कर लेते हैं इसमें से निकाल लेते हैं, टी को हम रख देते हैं। तो टी को रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में v इक्वल्स टू 5 साइन का कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, कोस, और जो है ये पाई बाई 3 आपका पाई बाई 3 हो जाएगा, और इसके साथ एक मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बाई 3। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपके पास में, टोटल कैलकुलेशन करोगे आप, इसका आंसर आ जाएगा 2.6179 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये v की वैल्यू आ जाएगी, यही पूछा है हमसे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर बोर मैग्नेटन फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट के लिए जो है आपको बोहर मैग्नेटोन का जो है फॉर्मूला लिखना है। वो क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास में EH बाय 4 पाई ME, 4 पाई ME, ठीक है। याद होगा आपको ये फॉर्मूला मैग्नेटोन का, तो बोहर का। अब आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है ये आपको 16 मार्क्स देगा, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेंगे, और इसमें से कोई भी आपको 8 क्वेश्चन ही करने होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टेट इट्स फॉर्मूला एंड SI यूनिट। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को तो आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है ये, द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका फॉर्मूला जो है नीटा से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका SI यूनिट जो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और ये हमारे पास इसकी SI यूनिट हो गई। 2 मार्क्स ऐसे आपको मिल जाना है। अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ ए टोरॉइड ऑफ n टन्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो डायग्राम तो आपको पता ही है टोरॉइड का, ये बना लोगे, जिसको हम अमेरियन लूप अलोंग विद द सेंट्रल एक्सिस के थ्रू दिखाई देंगे टोरॉइड को, ठीक है।
और एम्पेरियन को दिखाने के बाद जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख देंगे। तो इस तरह से हम लिख देते हैं इसको, आप नोट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के आंसर हैं इसके। अब यहाँ पे एम्पियर लॉ लगा देंगे और बता देंगे इसकी, क्योंकि हमें क्या बतानी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑब्टेन करना एक्सप्रेशन को, तो ये ऑब्टेन का हम एक्सप्रेशन को जब करेंगे तो एम्पियर्स लॉ लगा करके जो इसका फाइनल वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर dl को 2πr ले लेंगे, आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा b जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो आ जाएगा आपके पास में म्यू नॉट IN अपॉन में 2πr। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है इसका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया, स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें आपको स्टेट भी करना है और प्रूव भी करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या स्टेट करता है, ये बता देते हैं कि द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम। इसके बाद प्रूफ तो आप जानते ही हैं, इसको आपको मैथमेटिकली कर देना है, कंसीडर कर लेना है। कोई भी पार्टिकल जो है m मास का रहेगा जो रोटेट कर रहा है विद टॉर्क, ठीक है, अलोंग एक्सिस। और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को, और जो है हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पिट अप कर देंगे और हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर टॉर्क जीरो हो तो क्या होगा, तो टॉर्क जीरो होगा तो हम क्या कह देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड जो हमें शो करना था ये हम बता देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान रखना है ये सीरीज का है, पैरेलल का नहीं है। तो कैपेसिटर इन सीरीज लगा देंगे, पहला कैपेसिटर आपका ये, दूसरा इसमें V1 जाएगा, इसमें V2 जाएगा। इस तरह से हम इस डायग्राम को दिखा देंगे और बाकी जो है हमको सारे के सारे बता देने, इस डायग्राम को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। तो आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, जहाँ पर भी ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं बताता रहूँगा। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर इन सीरीज लगेगा वो क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ही आपको प्रूव करना था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन वाई द इक्विवेलेंट inductance of two coils connected in parallel is less than the inductance of either of the coils। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि इक्विवेलेंट इंडक्शंस ऑफ टू कोयल जो है कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में, उनका लेस होता है इंडक्शंस ऑफ ईदर ऑफ द कोयल, अलग अलग कोयलों से। तो इसका रीज़न क्या है, तो हम बता सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया कम होता है। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा आंसर देना था आपको। हाउ विल यू कन्वर्ट ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है ये। तो इसको आपको तो एक्सपेरिमेंट लैब में भी कराया होगा, तो आपने लैब में भी पढ़ लिया होगा, सर्किट आपको ड्रॉ करना आता है, तो आपको जो है कुछ चीज़ें उसमें लिख देनी है। ठीक है, और बस आपको क्या है इसमें कनेक्ट कर देना है लो रेजिस्टेंस अक्रॉस द कोयल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बनानी है, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ बोला गया है ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। कैलकुलेट करना आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट और नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर द फुल साइकिल। हमारे को आर गिवन है, ठीक है, वी आर एम एस गिवन है, आई आर एम एस गिवन है। ठीक है, हमें पावर हमें जो है पता करना है, तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जो है आई आर एम एस हमें निकालना है और पावर निकालना है। आई आर एम एस का फॉर्मूला V अपॉन आर होता है, हमारे पास V की वैल्यू है, आर की वैल्यू, दोनों को पुट करेंगे 2.2 एम्पियर, इसका आंसर आ जाएगा। पावर जो है हमारा होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। आई आर एम एस हमने ऊपर निकाल लिया 2.2, तो हमारे पास V तो दिया रखा 220 वोल्ट इंटू 2.2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 484 वाट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देखिए, ए बार मैग्नेट ऑफ मास 120 ग्राम इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलो पाइप्ड हैज डायमेंशन, और यहाँ पे दे रखा है आपको डायमेंशन, देखिए यहाँ पे L जो है आपको 40 mm दे रखा है, और जो है B दे रखा है वो 10 mm दे रखा है, H जो है वो आपको 80 mm दे रखा है विद इट्स डायमेंशन H वर्टिकल। द मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर ऑक्सीलेशन इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड with period of pi seconds if the magnetic moment is 3.4 determine the influencing magnetic field। तो यहाँ पर जो है आपको बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको सारी जो वैल्यूज़ हैं
वो हमने लिख ली। हमारे को जो जो क्वेश्चन में दिया जाता है वो सारी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे और सभी के यूनिट्स को बराबर कर लेंगे। अगर mm है तो मीटर में बना लेंगे, ग्राम है जो केजी में बना लेंगे। तो हमारे को ये ध्यान रखना है, ये आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। इसके बाद जो है सीधा सीधा आपको मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है यहाँ पर। तो हम जो है हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और फॉर्मूला यूज़ करके सारी वैल्यूज़ को डाल देंगे 4L/μ। तो यहाँ पर जो है बार मैग्नेट के लिए जो है हमारा क्या होता है, ये भी मैंने साइड में लिख दिया आपको। और यहाँ पर जो है बार मैग्नेट के लिए जो है आप इसको आई को जो है यहाँ पे बता सकते हैं। तो 4I है, सॉरी। तो यहाँ पर जो है बी की वैल्यू में हम सारी जब वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी का वैल्यू आ जाएगा 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। कोई भी 2 पॉइंट्स आपको सजेस्ट करने हैं। तो 2 पॉइंट्स हमने दे दिए, आप अपने हिसाब से अलग कोई भी 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं इसमें। अगला जो पोर्शन है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए, कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ए मेटल स्फीयर एट 827 डिग्री सेंटीग्रेड with rate of loss of heat from the same at the 427 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 27 डिग्री। तो यहाँ पर जो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले आपको दिया है टेम्परेचर नंबर 1 और टेम्परेचर नंबर 2। ठीक है, इनको डिग्री सेंटीग्रेड से हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करना तो आपने 8th 9 से सीखा हुआ है। ठीक है, और जो है हमारे को जो है नेक्स्ट जो टेम्परेचर का है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना बोला है, 27 डिग्री है। तो हम सराउंडिंग के टेम्परेचर को भी है जो चेंज कर देंगे। इसको हम T0 से या T0 से यहाँ पे शो कर देते हैं। तो सभी के केल्विन में वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमारे को R1 R2 का जो है रेशो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर T1 की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 और T2 की पावर 4 माइनस में T0 की पावर 4, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रेशो आ जाएगा R1 R2 का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल मोनो एटोमिक गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड so that its final temperature is twice its initial temperature. Calculate the ratio of final pressure to its initial pressure. तो फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का जो है आपको रेशियो बताना है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, फाइनल प्रेशर अपॉन में इनिशियल प्रेशर का रेशियो। ठीक है, TF जो है हमारे को दे रखा है, इसने जो फाइनल आपको देख रखा है यहाँ पे एडियाबेटिकली जो है कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर है तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर कर दिया हमने, फाइनल टेम्परेचर को इक्वल दिखाने के लिए हमारे को गिवन है। फॉर्मूला हमको लगा देना है, फाइनल अपॉन में इनिशियल। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे को पता ही है क्या हो जाएगा, 5/3 इसकी वैल्यू ले लेंगे और पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, आपने प्रैक्टिस किया होगा अच्छे तरीके से तो आपको बहुत मजा आया होगा इस पेपर को देने में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 10⁻10 पर आवर एट 20 आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट। इट रिड्यूसेस टू 5 × 10⁻9 पर आवर आफ्टर 30 आवर्स। कैलकुलेट द डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि लैम्डा वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर देखो आपको जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरा दे रखा है उसको भी लिख लेते हैं। कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, ये रहा फॉर्मूला, हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा की वैल्यू को। तो यहाँ पर जो है आप आसानी से, हमारे पास ये फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं और याद नहीं रह रहे हैं तो आप उनको याद करना सीख जाइए, बार बार रिवाइज करिए तो जाके आपका आंसर सही हो पाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स जो है थोड़े से परेशान तभी करते हैं जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है और आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के 8 कोई भी आपको क्वेश्चंस करने थे, हमने सारे क्वेश्चंस करवाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो सेक्शन सी पूछा जाएगा। यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर भी आपको 8 ही करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देगा। सबसे पहले है ड्राइव करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल कई बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको डायग्राम बना देना है इसका, सारे के सारे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेस की जो बीम्स हैं उनको बता देना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ होता ही आपको पता ही है। बस इसको लिख करके इसके जो जो पॉइंट्स हैं उनको जैसे हमने स्टडी किया था उस तरह से हम स्टडी करके और सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, कौन किसके परपेंडिकुलर है, कौन सा एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही चीज़ इसमें बातें दिखाई जाती हैं। ठीक है, फिर हम जो है इसमें मैथमेटिक्स लगा देंगे, कॉमन साइड। ठीक है, और ईच एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के हो जाएंगे, और यही जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो इस तरह से जो हमारा I=R आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। था तो इजी पेपर आपका ये।
अब यहाँ पे देखिए, स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब बोहर एटॉमिक मॉडल के क्या पोस्टुलेट्स थे? तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था वो एटॉमिक मॉडल का, वो बता देंगे। सेकंड क्या था और थर्ड क्या था। इस तरह से हम सारे के सारे पोस्टुलेट्स बताएंगे, ठीक है। जो भी पूछा जा रहा है वो कंप्लीट आंसर देंगे, तभी जाके हमारे को पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे देखिए, डिफाइन एंड स्टेट यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ। यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन का जो है आपको यूनिट और डायमेंशन बताना है और एक्सप्लेन करना है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपको जो है इन दोनों को करना है। तो सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप इसका डायमेंशन लिख देंगे, ठीक है। ये आपका क्या है? डायमेंशंस है। डायमेंशंस का फॉर्म याद रखना है। ऐसा ही यूनिट अलग चीज़ होती है, डायमेंशंस अलग चीज़ होती है। और मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी जो है वो आप दिखाएंगे तो वो आप दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके डायमेंशंस वगैरह जिसके पूछे हैं उसके लिख देने हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट। और जो है ये जो है ना, ये आपका ये डायमेंशन लेंस क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायमेंशन शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है आप देखिए यहाँ पर, विद नीट स्केच या नीट लेबल डायग्राम या सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में शामिल किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इससे तो न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में सॉल्व किया था। यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखा देना है। तो आपको पता ही है, आप यहाँ पे जो कलेक्टर प्लेट दिखा देंगे, इलेक्ट्रॉन्स दिखा देंगे, सारे की सारी चीज़ें दिखा देंगे। ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद में जो है आपको केवल डिस्क्राइब कर देना है। तो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 तक आप देख चुके होंगे, और आगे के पॉइंट जो है 6th और 7th 6th तक जो है इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं जिनको आपको लिखना है। यहाँ से आप नोट्स वगैरह जो है आसानी से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आप ये सारे नोट्स यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जो है एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो यूज़ बता देना है आपको। डायग्राम तो आता ही होगा रेजिस्टेंस का सेल का, ठीक है। तो ये आप बना देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। उसके बाद में यहाँ पर जो है पॉइंट टू पॉइंट वही जो हम अपनी फाइल्स बनाते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो बस वही चीज़ तो है यहाँ पर। ज़्यादातर क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिकल फाइल से ही हैं। अगर आपने ढंग से आपके एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं स्कूल में तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एनपीएन पीएनपी भी पूछ सकता है, एनपीएन पूछा है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का पूछ सकता है, ठीक है। और आपका गेट का भी पूछ सकता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, गेट भी कभी कभी पूछता है। लेकिन अभी आपको जो चीज़ दी गई है उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एमीटर कलेक्टर दिखा देंगे, बेस दिखा देंगे, एनपीएन हम इसका जंक्शन बना देंगे, तो इस तरह का जंक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो है इसकी वर्किंग को दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे बाइजिंग हो जाएगा एनपीएन का, तो वर्किंग कैसे होती है वो आप बता ही सकते हो, इस तरह का डायग्राम हो जाएगा। और इसके बाद जो है इस वर्किंग के प्रिंसिपल्स को आप जो है यहाँ पर समझा देंगे। हर पॉइंट को आपको एक एक चीज़ को लिख करके समझाना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ताकि आपका भी समय बचे और आपका जो है पेपर थोड़ा लेंदी रहता है, तो पेपर को करते समय इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को, पॉइंटों को जैसे हमने समझा है, एक बार आप समझें कि आपको लिखना कितना है और कैसे लिखना है, क्लियर हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट करना है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM हैंस ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। दोनों के लिए जो है आपको एक्सप्रेशंस बना देनी है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM का हम जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। ऑब्टेन करते हैं एक्सेलरेशन को। तो इसको हम जब एक्सेलरेशन को ऑब्टेन करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट से जो है ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे d2x/dt² ये प्लस के साथ है, तो हमने इधर उधर किया तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे a जो होता है वो क्या होता है, d2x/dt², एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है a की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू ये, ठीक है, किसके बराबर होती है, इसके बराबर। तो इसके जगह पे क्या रख रहे हैं, a रख रहे हैं। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ऑब्टेन करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, वही d2/dt² जो है आपको लेना है फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट के हिसाब से, और इसको सॉल्व कर देना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसमें, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो है SHM के आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और इस तरह से आपको सारे के सारे सॉल्यूशन करना है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस के बिना तो आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, आप एग्जाम में बहुत चीज़ें भूल जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको।
आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बोला है टू टर्निंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 320 हर्ट्ज एंड 340 हर्ट्ज are sounded together to produce a sound wave. The velocity of sound in air दे रखा है आपको 3 to 6.4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स। तो गिवन क्या क्या है आपको, n1 दिया गया है, n2 दिया गया है और v दिया गया है। आपको डिफरेंसेस बताना है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 का। तो फॉर्मूला हमारे पास लैम्डा का होता ही है, लैम्डा के फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पर। बहुत ही सिंपल होता है फॉर्मूले, और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 0.06 मीटर। ठीक है, इसके बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। इन ए बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड in the focal plane of eyepiece at a distance of 1.2 meter from the slit. The distance between the central bright band and the 20th bright band is 0.4 centimeter. When a convex lens is placed between biprism, the eyepiece 90 centimeter, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, when a convex lens is placed between biprism and the eyepiece 90 centimeter from the eyepiece, the distance between the two virtual magnified images is found to be 0.9 centimeter. Determine the वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो आपको लाइट की वेवलेंथ निकालनी है। गिवन क्या क्या है, हम सारे डाटा को लिख लेंगे, फॉर्मूला हमारे को पता है, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। डी हमारे को दिया गया है, डी, और 20th फिंच का भी हमारे को दिया गया है। इमेज डिस्टेंस दिया गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल इमेजेस वो भी दे रखा है। तो ये सारी वैल्यूज हमारे को दे रखी है। इन सभी वैल्यूज को पहले हमें पुट करना है, अपने आंसर बुक में लिखना है कि हमारे को ये गिवन है, और फाइंड आउट करना है। तो हमारे को पता है साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ये तो आपको पता ही होगा। फॉर्मूले में सारे वैल्यूज़ को रखेंगे और हमारे पास जो आंसर है आसानी से निकल आ जाएगा, और जो होगा 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द करंट flowing through two long parallel wires carrying equal current and separated by distance of 1.35 centimeter experiencing a force per unit length of 4.76 into 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर। सबसे पहले जो भी डाटा हमें गिवन, ध्यान रखना है कि हमें जो भी दिया होता है सबसे पहले हमें वो लिखना है। ठीक है, उसके हिसाब से जो फॉर्मूला हमारे को याद आ जाएगा कि हमारे को फॉर्मूला कौन सा पुट करना है, पूछ क्या रहा है, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देन हम फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास आएगा 56.68 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाई ई इक्वल्स टू 140 साइन 314.2 t is connected across a pure resistor of 50 ohm. कैलकुलेट करना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स और आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास ई आर, ठीक है, और हमारे को एन निकालना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, आरएमएस निकाल लेनी है। तो हमारे को क्या है, कंपेयर कर लेना है इक्वेशन को। ठीक है, तो उस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ है सबको पुट करेंगे। सबसे पहले हम ओमेगा की बात कर ले, तो ओमेगा लगा करके इसको निकाल लेंगे, हमारे पास एन की वैल्यू है 50 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसके बाद जो है आईआरएमएस निकाल लेंगे। आईआरएमएस डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ई नोट की वैल्यू आप पुट कर दोगे और उसके बाद में आप निकाल लोगे आईआरएमएस 1.98 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रो कूलम separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external electric field of 10 to the power 5 Newton per coulomb. Calculate maximum torque experienced by the dipole, और आपको क्या बताया है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड टू टर्न द डाइपोल थ्रू द 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं, चार्ज दे रखा है आपको, माइक्रोकूलम जो है एक दे रखा है, यहाँ पर देख रखे हो, मैग्नीट्यूड दे रखा है, और इसके अलावा जो है आपको ई दे रखा है, और क्या दिया हुआ है आपको, 2 सेंटीमीटर सेपरेट कर रहा है, तो ये भी दिया हुआ है। इसके बाद में हमें टॉर्क मैक्सिमम, और आपको जो है इसमें क्या निकाल देना है, वर्क डन। तो हम दोनों के दोनों निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम टॉर्क मैक्सिमम की बात करें तो वो आसानी से निकल जाएगा, और वर्क डन के लिए हमारे पास
जो है वैल्यू कुछ नहीं है, पी ई cos थीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, तो हमारे पास cos 1 और माइनस cos 2 कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻³ जूल। सेक्शन डी की बात करते हैं। कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, 3 क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर ऑन इट्स वॉल। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, 3D वाला डायग्राम बन जाएगा क्यूबिक बॉक्स का आपका। यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस दिखा देंगे और इसमें जो है आपको सारी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और ढंग से समझाना पड़ेगा, तब जाके ये एक्सप्रेशन जो है डिडक्ट कर पाएंगे आप। तो ये सारी चीज़ें तो आपने प्रैक्टिकल्स करी होंगी, अपने क्लास में स्टडी किया होगा, बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, फिर भी हमने यहाँ पे शॉर्टकट तरीके में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह का आपका जो सॉल्यूशन है ये रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट फॉर्मूला जो बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा एवरेज प्रेशर का। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये पूछा गया, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन द टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड करंट। A wire of 5 meter long is supported horizontally at a height of 15 meter along east-west direction. When it is about to hit the ground, calculate the average EMF induced in it। और यहाँ पर G की वैल्यू आपको दे दी है इसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना, ताकि आप लोग जो है आसानी से कैलकुलेशन कर पाओ। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड का जो है एनर्जी स्टोर करेगा उसका दे देंगे, ठीक है। हमारे को पता ही है इक्वल्स टू -L di/dt होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे और जो है सारे को क्या कर देंगे, ईएमएफ के टर्म्स में जो है इसको हम इसके वर्क डन जो है निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वर्क डन जो है इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारे को दिया क्या है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, वो चीज़ हमें पता करनी है। तो हमारे को दिया हुआ है एच की वैल्यू, ठीक है, और ये 5 मीटर दे रखा है और जी की वैल्यू 10 दे रखा है। ये हमें निकालना है, फॉर्मूला ये आपका होता ही है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ई का। इसके बाद आइए आपका 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे न्यूमेरिकल में बोला है 104 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस इफ द गैस रिलीजेस 125 किलो जूल ऑफ हीट, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ये आपको एडियाबेटिक में पूछता है, आइसोथर्मल पूछता है, तो आपको थोड़ा सा तैयार करना है, ढंग से तैयार करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना ही है, आपको पता ही है, एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ जाएगा आइसोथर्मल का। हमारे को जो गिवन डाटा है उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास Q दे रखा है, ठीक है, और जो है W दे रखा है, हमें फॉर्मूला लगा देना है और आंसर निकाल लेना है। बहुत ही सिंपल होता है, अगर आपको स्टार्टिंग से बेसिक्स पसंद है समझना तब। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे बोल रहा है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो आपको सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में जो है रिलेशन क्या होता है वो आपको बताना है। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल टू ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इज, कितना दिया सरफेस टेंशन, 2.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आप सोप बबल्स उड़ाते हैं, खिलौने 10-10 रुपए के आपने मार्केट से मेलों से देखे होंगे, खरीदे होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में बच्चे जो छोटे रहते हैं वो खेलते हैं, तो जो बबल बनता है वो भी सरफेस टेंशन का एक एग्जांपल ही है। चलिए हम बात करेंगे उनकी कभी डिटेल में। तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी की जो है लिक्विड का, उसके लिए हम डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि हमें रिलेशन बनाना है तो हमें जो है इसका डायग्राम बना देंगे। इसका रिलेशन बनाने के लिए जो हमारे को कंसीडर कर लेना है, बता देना है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या शो कर रही हैं। और सरफेस टेंशन जानते ही आप, फोर्स जो होता है अपॉन में क्या होता है, फ्री सरफेस, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेशन तो हमने ऊपर कर लिया था, चलिए ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे और यहाँ पे सरफेस एनर्जी जो है ये आ जाएगा। और जो हमारे को वैल्यूज़ गिवन हैं उनके हिसाब से हम सारे के सारे वैल्यूज़ को रख लेंगे। जैसे हम वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमारे पास जो है सीधा सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूले से जो हम वर्क डन निकाल लेंगे, जो आ जाएगा 6.283 × 10⁻⁵ जूल। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी एट अ लोवेस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन एंड द टॉप मोस्ट पोजीशन। तीनों पोजीशन पे पूछ लिया इसने, कहाँ कहाँ पूछ लिया, लोएस्ट पे पूछ लिया, मिडवे पे पूछ लिया और टॉप मोस्ट पे पूछ लिया। फॉर ए पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए वर्टिकल सर्कल इफ इट हैज़ टू जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन विदाउट स्ट्रिंग स्लैकनिंग एट टॉप। तो इसका स्लैकनिंग नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है स्लैकनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, बहुत ही
इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ढंग से पढ़ लेना और समझ लेना, ठीक है। और जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको हम जो यहाँ पे बता देंगे, उसके बाद जो है सीधा सीधा इसके आंसर को हम थ्योरी फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो थ्योरी फॉर्म में लिखने के बाद ही इसका आंसर को आप समझ पाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए आराम से, और इस आंसर को सबसे पहले हम बता देंगे टॉप मोस्ट पोजीशन, जो अगर हम मानते हैं ए पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पोजीशन जो हमने टॉप मोस्ट लिया है, ठीक है। फिर आपका मिड पोजीशन जो हो जाएगा सी और डी, और आपका बॉटम पोजीशन हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पोजीशन है उसके बारे में बता देंगे आप। पहली इक्वेशन आपकी यहाँ बन जाएगी। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट जो पोजीशन है वो कहाँ पे लेंगे आप, तो लोअर मोस्ट पोजीशन बी ले लेंगे। सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन बी जगह पे ले लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेंगे। और इसके बाद आ जाइए आपका मिडवे पोजीशन जो सी और डी है, जो हमने बात करी थी बीच वाली पोजीशन, उसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको करना है इसको अच्छे तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। हमने सारा सॉल्यूशन देखा, टॉप क्वेश्चंस को डिस्कस किए विद फुल आंसर। आपके अदर सब्जेक्ट्स के भी सॉल्यूशंस हम कंप्लीट कर रहे हैं, जल्द ही वो आपके सामने होंगे। और इससे पहले हमने 2020 के, 21 के, 19 के जो भी पेपर्स हुए हैं उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल करा दिए हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको टच करके आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।